हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी हाइड्रेशन एंथैल्पी और लेटिस एंथैल्पी के बारे में और कुछ बातें की थी फॉर्मल चार्ज के बारे में, राइट। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने कुछ 3-4 टॉपिक्स आज की क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। हम लोग सबसे पहले सबसे छोटे टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है बॉन्ड लेंथ। हाँ, नीट और जेई ने इस पर क्वेश्चन पूछे हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है आपके आगे के फिनोमिना को समझने के लिए, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। देखो, बॉन्ड लेंथ की एक हम लोगों ने बात करी थी कि बॉन्ड लेंथ हम उस लेंथ को बोलते हैं जब मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम समझाया था। जब पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है तो जो बॉन्ड बनता है वो सबसे अच्छा बनता है और उस समय पर जो बॉन्ड की लेंथ होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, बॉन्ड लेंथ। पर बॉन्ड लेंथ को फाइंड कैसे करते हैं? तो बॉन्ड लेंथ को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो बॉन्ड लेंथ इट इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। अभी पहले आप लिखें, मैं आपको समझाता हूं। इट इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड atoms in a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल में दो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ। अब ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का मतलब आप ऐसा समझ लो, अभी शायद आप लोग इक्विलिब्रियम शायद ना समझ पाओ, तो मैं आपको इसको थोड़ा सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी के लिए आप इक्विलिब्रियम को ऐसा समझिए, वैसे इक्विलिब्रियम डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम ही है इक्विलिब्रियम, ठीक। अभी के लिए ऐसा समझो जैसे सपोज ये दो एटम है ए और बी, ये बीच में इनके न्यूक्लियस होंगे, राइट, ठीक है। अब इनके बीच में कोई बॉन्ड बन गया, ठीक है, तो ये बॉन्ड लेंथ हो गई, बिल्कुल सही बात है। या फिर ऐसे समझो कि जैसे ये Cl है और ये Cl है, राइट। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का मतलब ये है कि अब ना तो ये इससे दूर जाना चाहते हैं ना ही इससे पास आना चाहते हैं। ये जिस डिस्टेंस पे आना चाहते थे ये उस डिस्टेंस पे आ चुके हैं, अब इससे दूर पास ये नहीं जाएंगे, राइट। तो ये जो डिस्टेंस हो गई ये वाली, इस बॉन्ड, इसको मैं डी नाम दे देता हूं। दिस डिस्टेंस विल बी नोन एज बॉन्ड लेंथ। इस केस में ये Cl के बीच में डिस्टेंस हो गई, इसको मैं बोल दूंगा क्या, बॉन्ड लेंथ, ठीक, ठीक है। अब एक बात आपको समझ में आ रही होगी, जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ही कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि अगर बॉन्ड लंबा है इसका मतलब एटम और एटम बहुत दूर दूर है, और अगर बॉन्ड छोटा है, बॉन्ड छोटा होने का मतलब क्या है? बॉन्ड छोटा होने का मतलब है दोनों एटम बहुत पास पास हैं, और जब दो लोग पास होते हैं तो उनको दूर करना मुश्किल होता है। जब दोनों के बीच में दूरियां बहुत ज्यादा हैं तो आप उनको आसानी से अलग कर सकते हो। तो बॉन्ड लेंथ जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। जितना छोटा बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, ठीक। बॉन्ड लेंथ जितनी बड़ी होगी उतनी कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, और जितनी कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उस बॉन्ड को तोड़ने में आपको एनर्जी उतनी ही कम देनी पड़ेगी। तो जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ही कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। बीडी क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ही कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, ठीक है। अच्छा सर, ये बॉन्ड लेंथ आप नापोगे कैसे? क्या स्केल रखोगे और बता दोगे कि 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है? नहीं, इसके लिए कई सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होते हैं। ये बात ध्यान से लिखिएगा, है ना, ये एनसीईआरटी में दे रखी है। कई सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होते हैं। एक स्पेक्ट्रोस्कोपी नाम की टेक्निक होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेक्ट्रोस्कोप नाम का, है ना। उसमें हम क्या करते हैं, अपने कंपाउंड को डालते हैं, हमें स्क्रीन पर या वो जो वहां पर स्क्रीन लगी होती है उस पर एक वैल्यू लिखी हुई आ जाती है, दैट विल बी नोन एज बॉन्ड लेंथ, ठीक। और इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से हम फाइंड कर सकते हैं। एक टेक्निक होती है एक्स-रे डिफ्रैक्शन नाम की, तो एक्स-रे डिफ्रैक्शन से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड। एक क्या होता है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। किसको? बॉन्ड लेंथ। क्लियर हो गई बात? बॉन्ड लेंथ के मैंने आपको तरीके बता दिए। अच्छा, एक बात और,
बॉन्ड ऑर्डर के भी बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अरे ये बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, समझो इसको। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है, जैसे मैंने आपसे कहा, एक मेरे पास सी सिंगल बॉन्ड सी है, एक मेरे पास सी डबल बॉन्ड सी है, और एक मेरे पास सी ट्रिपल बॉन्ड सी है। ठीक, तो बताओ किधर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। आप कहोगे सर यहाँ पर केवल एक ही रस्सी से दोनों बंधे हुए हैं तो इतना पास पास नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर दो रस्सियों से बंधे हुए हैं, बहुत पास आ गए होंगे। यहाँ पर तीन रस्सियों से बंधे हुए हैं, यहाँ और पास आ गए होंगे। यानी कि तीन रस्सियों को तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, एक रस्सी को तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो इसलिए सीसी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई सी डबल बॉन्ड सी से, और सी डबल बॉन्ड सी की ज्यादा हो गई सी ट्रिपल बॉन्ड सी से। ये क्या है, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो गया। यहाँ तीन बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर तीन है, यहाँ दो बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर दो है, यहाँ एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर एक है। तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या हो गया, ये हो गया। ऐसी बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो गया, ये हो गया। सी ट्रिपल बॉन्ड सी का बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत, फिर सी डबल बॉन्ड सी, और फिर सी सिंगल बॉन्ड सी। ऐसी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर भी क्या हो गया, ये हो गया। तो मैंने आपको चार ऑर्डर भी बता दिए। ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, और ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। ऐसे ही देखो, एन सिंगल बॉन्ड एन बड़ा, या एन डबल बॉन्ड एन बड़ा, या एन ट्रिपल बॉन्ड एन बड़ा। आप कहोगे बॉन्ड लेंथ इधर ज्यादा इधर कम, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। सही है ना? ठीक है, अब आगे बढ़े। अच्छा, जैसे जैसे साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, जैसे जैसे साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, इन ग्रुप की बात कर रहा हूं, इन ग्रुप, तो इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। थोड़ा ठीक करते हैं, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, ये वाली बात जनरली ट्रू है, ये ऑलवेज नहीं है, ये जनरली ट्रू है। ये कब नहीं होगी ट्रू, ये आज से 3-4 लेक्चर बाद समझेंगे, पर मैं जनरल आपको बता रहा हूं ये वाली बात ट्रू है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा, बेटा बताओ कि I2, Br2, Cl2 और F2 किसकी बॉन्ड लंबा होगा और किसका बॉन्ड छोटा होगा। तो आप कहोगे सर आई का बॉन्ड सबसे लंबा होगा। क्यों? आई के साइज बहुत बड़े हैं। अच्छा, उससे क्या हो जाएगा, ऐसे समझो, जब सेम, जैसे बीच में ऐसा मान लो, आप बॉन्ड को एक रबड़ की तरह मानो, ठीक है। अब अगर आपने एक रबड़ से बहुत बड़े बड़े एटम लगा दिए तो क्या होगा, रबड़ खिंचेगी बीच में से, क्योंकि उसमें स्ट्रेन आएगा, तो खिंचेगी तो वो लंबी होती जाएगी। Br में क्या है, थोड़े छोटे एटम है, थोड़ी कम खिंचेगी। Cl2 में और थोड़े छोटे हैं, थोड़ी और कम खिंचेगी। और F2 में तो बहुत ही छोटे हैं, तो और कम खिंचेगी। ठीक है, तो ये किसका ऑर्डर हो गया, बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, ये किसका ऑर्डर हो गया, बॉन्ड लेंथ का। लेकिन ये जो मैंने बातें पीछे बोली, ये जनरली ट्रू है। ये हमेशा ऐसा होगा नहीं, पर हाँ 90% केसेस में ऐसा होगा। जैसे अगर आपसे इसमें कोई पूछे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर, तो ये वेरी 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 वेरी, जितने वेरी लगाना चाहो उतने वेरी लगा लो, इतनी बार पूछा गया है कि आप परेशान हो जाओगे। ठीक, अभी तो बस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये चीजें उल्टी उल्टी भी हो जाती हैं, अभी रीजन नहीं समझ में आएगा। तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर होता है Cl2, Br2, F2 और I2। यानी कि Cl के बॉन्ड तोड़ने को सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, फिर Br, फिर F और फिर I। ठीक, अब ये क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ, क्या चक्कर था इसमें, ये सब समझेंगे बट बाद। अभी के लिए आप नहीं लिखना चाहो मत लिखो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, आपको याद होना चाहिए। Cl2, Br2, F2, I2, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर। अब यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का उल्टा नहीं हुआ, राइट। तो ये वाली बात है जनरली ट्रू नहीं है, बट हाँ मोस्टली केसेस में ट्रू है। जितने मैं एक्सेप्शन लिखवाऊंगा आपको वहां ट्रू नहीं होंगी, उनके अलावा हर जगह लग जाएगा ये ऑर्डर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, कुछ और बातें कर ले। चलिए, जैसे मैंने आपसे पूछा सल्फर सल्फर का बॉन्ड बड़ा है या सेलेनियम सेलेनियम का, तो
तो आप कहोगे सर एटम का साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड की लेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए और कुछ बातें करें। अच्छा, कहीं पर भी अगर किसी से जुड़कर हाइड्रोजन आ जाए, अगर किसी ए एटम से हाइड्रोजन जुड़ा हो, ठीक है, तो वो ऐसा मान लो वन ऑफ द स्मॉल बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बहुत छोटू एलिमेंट है। तो इसका मतलब दुनिया का सबसे छोटा बॉन्ड कौन सा होगा? सर अगर दोनों ही हाइड्रोजन हो जाएं तो ये स्मॉलेस्ट बॉन्ड लग रहा है मेरे को, ये स्मॉलेस्ट बॉन्ड है, यानी कि बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। ठीक है, अच्छा मैंने आपसे कहा हाइड्रोजन से एक बार मैंने ऑक्सीजन जोड़ा, एक बार मैंने हाइड्रोजन से कार्बन जोड़ा। अब आप बताना चाहेंगे कि किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, तो आप कहोगे सर देखो हाइड्रोजन तो बराबर बराबर चीजें हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन में साइज किसका छोटा है? तो आपने कहा सर लेफ्ट टू राइट जाने पर ना साइज डिक्रीज होता है, कार्बन लेफ्ट में आता है, ऑक्सीजन राइट में आता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का साइज छोटा है, और जितना छोटा एटम होगा उतना ही क्या हो जाएगा, बॉन्ड छोटा हो जाएगा। तो इसलिए HC वाला बॉन्ड बड़ा होगा, HC वाला बॉन्ड बड़ा होगा। मैंने आपसे पूछा बताओ बेटा CH और C ट्रिपल बॉन्ड C में कौन छोटा होगा? आपने कहा सर देखो अभी आपने सिखाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए अगर बॉन्ड में हाइड्रोजन आ गया तो वो बॉन्ड लेंथ तो छोटी ही होनी है, तो यही ऑर्डर रहेगा। बिल्कुल। अच्छा 3 बॉन्ड से जुड़ा है सर यहाँ, तो ये छोटा नहीं हुआ? नहीं, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आ गया, क्योंकि हाइड्रोजन आ गया। क्लियर हो गई बात? ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये मैं बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर बता रहा हूँ, ये बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक दो ऑर्डर आपको याद रखने हैं टू लर्न, ये आप याद कर लें, आपके बड़े काम आएंगे। कौन सा? देखिए सबसे पहले तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, सॉरी C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड N, इसको लर्न करें। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। C डबल बॉन्ड O सबसे छोटी, उससे बड़ी C डबल बॉन्ड C और उससे भी बड़ी C डबल बॉन्ड N। पहला ऑर्डर याद कर लिया। ठीक है, आगे बढ़े, अगला ऑर्डर देखते हैं। अगला ऑर्डर आपको याद करना है ये, C डबल बॉन्ड C सबसे बड़ा, सॉरी C सिंगल बॉन्ड C सबसे बड़ा, फिर C सिंगल बॉन्ड N और C सिंगल बॉन्ड N और C सिंगल बॉन्ड O की बराबर। ये क्या है? ये फिर से बॉन्ड लेंथ है। ये दो बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर आपको रट लेने हैं, इनमें कोई आनाकानी नहीं, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? ठीक। अच्छा अब AIPMT 2011 में एक बार क्वेश्चन आया था, AIPMT 2011, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना था 4 बॉन्ड लेंथ का। एक थी CH, एक थी CO, एक थी C डबल बॉन्ड C और एक थी C सिंगल बॉन्ड C। इनका आपको करेक्ट क्या बताना था? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। क्लियर? तो देखो 4 ऑप्शन थे। अब ऑप्शन में आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होती, पता है क्यों? क्योंकि एक ही ऑप्शन था जिसमें C सिंगल बॉन्ड C की बॉन्ड लेंथ C डबल बॉन्ड C से ज्यादा थी। बाकी सब में उसने C डबल बॉन्ड C को पहले रख रखा था C सिंगल बॉन्ड C से, तो वो तो हो ही नहीं सकता। C सिंगल बॉन्ड C तो C डबल बॉन्ड C से हमेशा बड़ा ही होगा, तो वहां से आप आंसर लगा लेते हैं, आंसर में कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, आप लोगों के PYQs होंगे, आप देख सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, पर अगर मैं आपको ऑप्शन ना दूं, अब आप लगाइए, कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले तो आप कॉमन सेंस लगाएंगे, सर CH तो सबसे छोटा होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, ये दोनों सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सर C डबल बॉन्ड C आना चाहिए। और C सिंगल बॉन्ड C और C सिंगल बॉन्ड O में अभी आपने मुझे बता दिया था कि C सिंगल बॉन्ड C बड़ा होता है। तो ये क्या हो गया? आपका ऑर्डर हो गया, ये आपको तैयार होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, उसमें कई लोग बहुत कुछ गलत पढ़ा देते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। कंसेप्ट का नाम है रेजोनेंस, कोचिंग का नाम भी है रेजोनेंस, पर कंसेप्ट का नाम है रेजोनेंस। कुछ लोग इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इस टॉपिक। चलो इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। आपको ओजोन याद है? हाँ जी हाँ बिल्कुल, ओजोन, ओजोन इस तरीके से, इसमें जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड तोड़ देते थे तो ये कुछ ऐसा दिखता था। मैं आशा करता हूं आपको याद होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक बात पूछूं कि बेटा सिंगल बॉन्ड है एक और एक डबल बॉन्ड है,
तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। कौन सा बड़ा होगा? आपने कहा सर देखने में तो लग रहा है कि जो ओ बॉन्ड के बीच में फर्स्ट बॉन्ड है वो आपका छोटा होगा और ये वाला जो बॉन्ड है वो सॉरी सिंगल बॉन्ड वाला बड़ा होगा और जो डबल बॉन्ड वाला है वो छोटा होगा। ठीक है, फिर मैंने एक्सपेरिमेंटली नापा, तो एक्सपेरिमेंटली नापने में पता चला कि ओ डबल बॉन्ड ओ जो होता है उसकी लेंथ होती है 121 पिकोमीटर और ओ सिंगल बॉन्ड ओ जो होता है उसकी लेंथ होती है 148 पिकोमीटर। तो मैंने एक्सपेक्ट किया कि इस मॉलिक्यूल में भी इतनी ही बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ओ डबल बॉन्ड ओ की इतनी होती है, ओ सिंगल बॉन्ड ओ की इतनी होती है बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब मैंने एक्सपेरिमेंटली ओजोन की बॉन्ड लेंथ को नापा तो मुझे पता चला कि चाहे ये वाला बॉन्ड हो चाहे ये वाला बॉन्ड हो, दोनों बॉन्ड लेंथ जो थी वो बराबर थी, दैट इज 128। दोनों बॉन्ड लेंथ जो थी वो बराबर थी, दैट इज 128। ये कैसे पॉसिबल है? अरे ओजोन में एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड लेंथ लंबी होनी चाहिए थी, एक बॉन्ड लेंथ छोटी होनी चाहिए थी। तुम कैसे कह रहे हो कि दोनों बॉन्ड लेंथ बराबर हैं? या तो तुम झूठ बोल रहे हो या फिर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो गलत बना है। तो अब लोगों ने सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो लोगों ने एक बात गौर करी, क्या कि कायदे में जो बॉन्ड नंबर 1 है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी अगर वो सिंगल बॉन्ड था, है ना? पर उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो गई, दैट इज 128 हो गई। लोगों ने कहा ठीक है। और जो डबल बॉन्ड वाला बॉन्ड था उसकी 121 होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई और हो गई 128। अब बॉन्ड तो बढ़ता और घटता तभी है जब कहीं से सिंगल बॉन्ड में हल्का सा डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाए और डबल बॉन्ड में हल्का सा सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ओजोन का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो वो ऐसा नहीं होता। ओजोन का स्ट्रक्चर तो कुछ अलग ही होता है, जिसमें ना तो कोई बॉन्ड प्योरली सिंगल बॉन्ड होता, ना ही कोई बॉन्ड प्योरली डबल बॉन्ड होता। क्यों? क्योंकि अगर सिंगल और डबल होते तो उनकी बॉन्ड लेंथ 148 और 121 आती, पर ऐसी नहीं आई। इसका मतलब ना तो कोई डबल है ना ही कोई सिंगल है। फिर लोगों ने पूछा फिर क्या है? तो एक बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट आया, क्या कि ये जो O के बीच में सिंगल बॉन्ड है ये तो पूरे पूरे बने हुए हैं, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है वो इस तरीके से नाच रहा है। जो डबल बॉन्ड है वो इस तरीके से नाच रहा है, यानी कि वो कभी इस ऑक्सीजन पर चला जाता है तो वो कभी इस ऑक्सीजन पर चला जाता है। उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से ये हुआ कि दोनों तरफ जो बॉन्ड लेंथ थी वो बराबर आ गई और लोगों ने इसी कंसेप्ट को नाम दिया रेजोनेंस। कि आपका जो डबल बॉन्ड है वो रेजोनेंस कर रहा है, वो नाच रहा है। क्लियर हो गई बात? तो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग लिखें। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लोग लिखें। देखिए, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, according to the concept of resonance, whenever a single Lewis structure cannot describe a molecule accurately, whenever a single Lewis structure cannot describe a molecule accurately, a number of structure with similar energy, a number of structure with similar energy, comma, position of nuclei, a number of structure with similar energy, comma, position of nuclei, comma, bonding and non-bonding pairs of electrons, comma, bonding and non-bonding pairs of electrons are taken as the resonating structures, are taken as the resonating structure। ब्रैकेट में लिखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का दूसरा नाम होता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और इसी में दूसरा नाम लिखो, इन्हीं का नाम होता है कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स।
इन्हीं का और नाम क्या होता है? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ब्रैकेट क्लोज। ऑफ द hybrid which decrease the molecule which describes the molecule accurately. Of the hybrid which describes the molecule accurately. अब मैंने बहुत कुछ बोल दिया इसमें, अब एक बात जरा इसमें ध्यान से सुनो। देखो ऑक्सीजन का, देखो ओजोन का एक स्ट्रक्चर आप ऐसा बना सकते हो, क्लियर? और ओजोन का एक स्ट्रक्चर आप ऐसा बना सकते हो, ठीक? इस तरीके से, ठीक है? अब आपसे कोई कहे कि मुझे एक्सप्लेन तो करो, ये आप क्यों कह रहे हो कि डबल बॉन्ड नाच रहा है, इसका कोई प्रूफ है? तो आप कहोगे हाँ देखो, पहले डबल बॉन्ड यहां था, फिर कूद के यहां चला गया, फिर कूद के वो इधर आ जाएगा, फिर कूद के इधर चला जाएगा, फिर कूद के इधर आ जाएगा, फिर कूद के इधर चला जाएगा। तो ये वाली बात आप किसी स्ट्रक्चर से बता रहे हो ना, और वो स्ट्रक्चर कौन से हैं? एक ये है और एक ये है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसमें एक बात समझिए, जितने नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्ट्रक्चर में हैं उतने ही सेकंड में है। जो पोजीशन ऑक्सीजन की फर्स्ट स्ट्रक्चर में है वही सेकंड में है, यानी कि पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस चेंज नहीं हुआ, क्योंकि न्यूक्लियस तो एटम के अंदर है, इसका मतलब पोजीशन ऑफ एटम चेंज नहीं होता। किसमें? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस चेंज नहीं होता। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज नहीं होती, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज नहीं होती। ये तीन बातें याद रखिएगा। और दोनों स्ट्रक्चर लगभग सेम एनर्जी के होंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी में डिफरेंस नहीं होगा। चार बातें समझ आ गई, ठीक? तो इन बातों को याद रखिएगा। लेकिन अगली बात क्या कह रहा है वो? अगली बात कह रहा है कि इन दोनों स्ट्रक्चर की मदद से एक नया स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसको दुनिया कहती है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड। और जो दोनों ही स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग होता है, और वो स्ट्रक्चर हमको बताता है कि एक्चुअली में मॉलिक्यूल में चल क्या रहा है। एक्चुअली में मॉलिक्यूल में चल क्या रहा है। क्लियर हो गई बात? ठीक। अब कुछ मिसकंसेप्शंस हैं बहुत बड़े रेजोनेंस के बारे में, तो हेडिंग लगाएं मिसकंसेप्शंस। रेजोनेंस को लेकर कुछ बहुत बड़े लोगों के बीच में मिसकंसेप्शन है, हम उनको जरा क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला मिसकंसेप्शन, लोगों को लगता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर नाम की दुनिया में सही में कोई चीज होती है। तो इस बात को लिखें, कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। कैनोनिकल फॉर्म केवल हम लोगों ने बनाई है, यानी कि ओजोन का स्ट्रक्चर ना तो ये एग्जिस्ट करता ना ये एग्जिस्ट करता, ये हमने बनाया। क्यों? क्योंकि हमें ओजोन की प्रॉपर्टी को डिस्कस करना था। तो कैनोनिकल फॉर्म नाम की कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, बट हाइब्रिड करता है। रेजोनेंस हाइब्रिड करता है, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं करते। इस बात को लिख लेना साफ साफ। Canonical forms have no real existence। ठीक है? तो जब कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो कल को अगर कोई ये बोले कि कोई स्ट्रक्चर अगर बना तो वो इस फॉर्म में ज्यादा देर तक एग्जिस्ट करेगा, इस फॉर्म में कम देर तक एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, ये सब बातें फर्जी हैं, क्योंकि दोनों में से कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो कम देर का और ज्यादा देर का कोई कंसेप्ट मार्केट में नहीं आना चाहिए। ठीक है? ठीक। नो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। नो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन टू स्ट्रक्चर। दोनों स्ट्रक्चर के बीच में कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता। मतलब आप ऐसा नहीं कहेंगे कि थोड़ी देर बाद एक ओजोन का मॉलिक्यूल ऐसा है, वो थोड़ी देर बाद ऐसा हो जाएगा। सर अभी तो आप कह रहे थे, हाँ वो समझाने के लिए कह रहा था।
बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, आप खुद ही बोल रहा हूं। ऐसा मैं समझाने के लिए आगे भी बोलूंगा, लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं होता, ये एक जुगाड़ है। ठीक है, ओनली एक ही स्ट्रक्चर रियल होता है, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल। ठीक, चलिए अब कुछ और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा CH3 COO माइनस के बीच में स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप कहोगे सर एक बार इस O पर माइनस था, मेरा मन है आप एक बार इस O पर माइनस रख दो और यहाँ पर डबल बॉन्ड O लिया हो। सिमिलर ही तो है दोनों स्ट्रक्चर, क्या दोनों में कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही एक जैसे हैं, बढ़िया हैं, अच्छे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई। ठीक, अच्छा अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो, शायद आप लोगों ने 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ना पढ़ा हो, तो मैंने ये ना लिखकर मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब है CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है ना, एक कार्बन से डबल बॉन्ड O जुड़ा है, फिर एक बार एक कार्बन से फिर से डबल बॉन्ड O और O माइनस जुड़ा है, पर पोजीशन चेंज हो गई है। तो ये दोनों आपस में क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इनको डिनोट किया जाता है इस एरो से। इस एरो का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं या ये दोनों एक दूसरे में एग्जिस्ट कर रहे हैं बार बार, ना ना ना, क्योंकि ये है ही नहीं एक्चुअली में, ये तो कॉपी में बनाए जा रहे हैं बस। एक्चुअली में इस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। एक्चुअल फॉर्मूला फिर कैसा होगा? एक्चुअल कुछ इस तरीके का होगा, एक डबल बॉन्ड इस तरीके से घूम रहा होगा नेगेटिव चार्ज के साथ, क्योंकि एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव भी तो है, तो नेगेटिव भी पूरे में घूम रहा होगा और डबल बॉन्ड भी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पहले एक ऑक्सीजन पर था फिर दूसरे पर गया, डबल बॉन्ड भी पहले एक ऑक्सीजन पर था फिर दूसरे पर गया, तो डबल बॉन्ड और नेगेटिव दोनों एक दूसरे पर घूम रहे होंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? बॉन्ड तो घूम रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला लिखें, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स between two atoms in all structure upon total number of resonating structure। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है? देखो आप पहले कोई भी दो एलिमेंट फिक्स कर लो, दो एटम फिक्स कर लो जिनके बीच में रेजोनेंस चल रहा है। तो आपका रेजोनेंस इधर चल रहा है ना, तो आप दो एटम फिक्स कर लो, मान लो मैंने ये और ये फिक्स कर लिए। ठीक है, तो इनके बीच में अभी कितने बॉन्ड है? एक। यहाँ पर भी अब तो फिक्स हो गए ना, तो यहाँ पर कितने बॉन्ड है? दो। तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए? तीन। और टोटल स्ट्रक्चर कितने थे? दो। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 1.5, यानी कि इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। यानी कि ना तो कोई सिंगल है ना तो कोई डबल है, दोनों बीच के हैं डेढ़ डेढ़, दोनों बीच के हैं डेढ़ डेढ़। क्लियर हो गई बात? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर बॉन्ड या तो एक होता है दो होता है, डेढ़ बॉन्ड का क्या मतलब है? बेटा बॉन्ड कोई डंडा नहीं होता, ये रिप्रेजेंटेशन है बॉन्ड का। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसे मैंने आपसे बोला, जब 20 किलो जूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो आप इसको एक डंडे से दिखाओगे, तो जब दो डंडे लगे हुए इसका मतलब 40 किलो जूल का अट्रैक्शन हो रहा है ना। जब तीन डंडे लगे मतलब 60 किलो जूल का अट्रैक्शन हो रहा है। तो जब एक डंडा पूरा और एक डंडा आधा लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि बॉन्ड ऑर्डर डेढ़ है, तो इसका मतलब क्या है कि एक बॉन्ड का तो पूरा अट्रैक्शन है और एक से जितना आना चाहिए था उससे आधा का है, यानी कि 20, और फिर अगले से 20 आना चाहिए था, पर है कितना? 10। तो टोटल 30 किलो जूल का अट्रैक्शन। डेढ़ बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये हो गया। ठीक है, चलिए और निकालते हैं, करते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपसे कहा आपके पास बेंजीन है, बेंजीन का आपने स्ट्रक्चर बनाया ऐसे। मैंने आपसे कहा अच्छा आपने इसको डबल इसको डबल इसको डबल रख दिया, क्यों भाई? आपने इसको भी तो रख सकते थे डबल, इसको डबल और इसको डबल, क्या दिक्कत थी? आपने कहा बिल्कुल रख सकते थे, है ना। तो अब यहाँ पर बॉन्ड फिक्स कर लो, मान लो मैंने ये दोनों एलिमेंट फिक्स कर लिए, तो इनके बीच में दो बॉन्ड और यहाँ पर एक बॉन्ड, टोटल बॉन्ड कितने हो गए? तीन। तो तीन बॉन्ड है, दो स्ट्रक्चर हैं, तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर हो गया बेंजीन का भी, यानी कि बेंजीन में सारे के सारे बॉन्ड कितने हैं? 1.5 ऑर्डर के। और देखो कार्बोनेट,
कार्बोनेट, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब स्ट्रक्चर आपको बनाने आने चाहिए, मैं मानकर चलूंगा आपको आते हैं स्ट्रक्चर बनाने। ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर है, आपने एक बार ऐसे बना दिया यानी कि डबल बॉन्ड यहाँ रख दिया, अब एक बार आप डबल बॉन्ड यहाँ रख दो, है ना, और एक बार आप डबल बॉन्ड यहाँ रख दो। किसी के पेट में कोई दर्द नहीं होना चाहिए डबल बॉन्ड को शिफ्ट करने में। अब कोई भी दो एलिमेंट फिक्स कर लो, मान लो मैंने ये वाला और ये वाला फिक्स कर लिया, तो इनके बीच में 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड है, 3 स्ट्रक्चर है, 1.33 हो गया आपका बॉन्ड ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं, SO3 2- देखते हैं। SO3 2- का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस तरीके का, तो इसमें भी सेम कितना आएगा, 4/3 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। अगला देखिए SO4 2- देख लेते हैं, SO4 2-, SO4 2- कैसा होगा, ऐसा, सही है। अब एक बार यहाँ किया तो एक बार यहाँ कर लो डबल बॉन्ड, एक बार यहाँ कर लो डबल बॉन्ड, एक बार यहाँ कर लो डबल बॉन्ड, ठीक है ना। पॉसिबल स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं तो, ठीक है ना, कि हर 2 ऑक्सीजन को मिल जाना चाहिए डबल बॉन्ड, तो ये बन गया। और क्या पॉसिबल है, हाँ देखो एक ये भी पॉसिबल है, बोलो भाई, सही बात है ना, क्लियर है। चलें आगे, और एक और पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ये है सब स्ट्रक्चर सिमिलर सही, लेकिन हाँ ऐसे पॉसिबिलिटी है। तो अब 2 एलिमेंट फिक्स करके आप बॉन्ड करना शुरू करें, तो 2 4 6 7 8 9, 9 बॉन्ड है और स्ट्रक्चर है मेरे पास 6, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5। क्लियर हो गई बात, बोले भाई, सही है। चलिए, अच्छा अब आपसे कोई पूछता है कि ऑक्सीजन पर चार्ज बताओ, SO4 2- में ऑक्सीजन पर चार्ज बताओ चारों पर, है ना, ठीक है। तो एक बात समझना, अब ये जो ऑक्सीजन पर जो ये नेगेटिव नेगेटिव है ना, वो केवल इन्हीं दोनों ऑक्सीजन के थोड़ी है, ये नेगेटिव तो पूरे चारों ऑक्सीजन में घूम रहे हैं, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो तो कुछ इस तरीके का है आपका, डबल बॉन्ड जो है वो नाच रहा है ऐसे करके, इस तरीके से यूं करके पूरे में, है ना, और नेगेटिव साथ लेकर भाग रहा है सब में, है ना। तो जो आपके 2 नेगेटिव हैं वो 4 ऑक्सीजन में बटे हुए हैं, जो 2 नेगेटिव हैं वो 4 ऑक्सीजन में बटे हुए हैं, यानी कि एक पर आ रहा है 1/2 का हिस्सा, 1/2 का हिस्सा, इसीलिए, ठीक है। क्लियर हो गई बात, चलें आगे, ठीक। और देखते हैं PO4 3- देखते हैं, PO4 3-, और ये जो मैं PO4 3- आपको करवा रहा हूं ये आया था 1998 में नीट में, 1998 नीट में। तो बनाते हैं PO4 को, ये हो गया, एक बना दो ऐसे, एक बना दो ऐसे, और एक बना दो ऐसे, सही है। अब गिन लो, 2 3 4 5, 5 बॉन्ड है, 4 स्ट्रक्चर है, तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका 1.25, बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.25। आपसे पूछे चार्ज बताओ हर ऑक्सीजन पर, तो आप कहोगे 3 नेगेटिव 4 ऑक्सीजन पर फैले हुए हैं, तो ये हो जाएगा 0.75, माइनस का 0.75 चार्ज है सबके ऊपर। ऐसे वहां पर कितना था, माइनस का 1 पॉइंट नहीं, माइनस का 0.5, माइनस का 0.5 चार्ज था सबके ऊपर। बोलो भाई, ऐसी अगर SO3 2- में निकालना हो तो 2 नेगेटिव 3 ऑक्सीजन पर फैले हुए हैं, यानी कि 0.66 चार्ज है माइनस का सारे ऑक्सीजन के ऊपर। इस तरीके से आपको निकालना होगा, ठीक है। चलते हैं,
अब अगली बात करते हैं हम लोग फजान्स रूल की। एक कंसेप्ट खत्म हो गया आपका रेजोनेंस का। अब बात करते हैं फजान्स रूल की। रेजोनेंस द्वारा आएगा, देखो ऑर्गेनिक में रेजोनेंस द्वारा आएगा, तब हम लोग रेजोनेंस की और डिटेल में बहुत अच्छे से चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। अभी तो डिफरेंट डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी निकालना सीखते हैं हम लोग, है ना, और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। बट कब? जब ऑर्गेनिक में जीओसी पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब ये रेजोनेंस पूरा फिर से आएगा, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, कुछ लोग यहाँ पढ़ा देते हैं, मैं आपको वहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहां तो मुझे बहुत सारा पढ़ाना है, लगभग 3 क्लास में पूरी रेजोनेंस को ही दूंगा, ठीक है। पर यहाँ तो मैंने बस बता दिया ताकि इंट्रोड्यूस हो जाए, आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो बन जाए। पर हम लोग वहाँ पर डिटेल में सारी चीज़ें सीखेंगे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, हर जगह का वहाँ का रेजोनेंस एक ही जगह पे कंप्लीट मैं कर दूंगा, ठीक है। चलो फजान्स रूल की बात करते हैं। तो फजान्स रूल हमसे कहते क्या? फजान एक नाम साइंटिस्ट का है। फजान ने हमसे कहा था कि देयर इज नो परफेक्ट आयनिक बॉन्ड। दुनिया में कोई भी आयनिक बॉन्ड परफेक्ट नहीं होता, यानी कि हर आयनिक बॉन्ड में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, फजान क्या कहता था? देयर इज कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। हर आयनिक बॉन्ड में कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होगा ही होगा, ठीक है। ये आता कैसे है इसको समझो। जैसे मान लो आपके पास कैटायन है और एक एनायन है, एक कैटायन है और एक एनायन। अब अगर एनायन बड़ा है, ध्यान से समझना, अगर एनायन बड़ा है तो क्या होगा? जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं उन पर न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि एनायन बड़ा है, इलेक्ट्रॉन बाहरी शेल में होंगे, फिफ्थ शेल में, फोर्थ शेल में, ऐसे करके, राइट। और अगर कैटायन छोटा है, तो कैटायन छोटा है तो न्यूक्लियस का चार्ज इतना ज्यादा होगा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींचेगा ही, साथ में बाहर के भी कुछ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। क्यों? क्योंकि कैटायन का साइज छोटा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो कैटायन है ये धीरे धीरे हल्का हल्का इस लास्ट शेल को थोड़ा सा अपनी ओर पोलराइज करना शुरू कर देता है, थोड़ा सा अपनी ओर पोलराइज करना शुरू कर देता है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और धीरे धीरे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हल्का हल्का इन दोनों के बीच में क्या आने लगता है? अट्रैक्शन। किसका? कोवेलेंसी का। तो इसकी वजह से आयनिक बॉन्ड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। पर ये तभी आएगा जब एनायन का इलेक्ट्रॉन कैटायन की तरफ जाए, और वो तभी जाएगा जब कैटायन छोटा हो और एनायन बड़ा हो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जाना है तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना चाहिए, और दूसरे न्यूक्लियस को खींचना है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए, इसलिए कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया कंसेप्ट फजान्स रूल का। अब क्वेश्चन कैसे करोगे, तो उसके लिए ट्रिक सीखो। कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। जितना बड़ा एनायन का साइज होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना कम साइज ऑफ कैटायन होगा, इनवर्सली लिखा हुआ है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे लिखो। साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और सबसे पहले आपको चार्ज को ही देखना है, प्रायोरिटी आपको चार्ज को ही देनी है। चार्ज ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, अगर चार्ज सेम है तो फिर आप साइज देखें, कैटायन के साइज का इनवर्सली, साइज ऑफ एनायन का डायरेक्टली होगा क्या? कोवेलेंट कैरेक्टर। जैसे एग्जांपल ले लें, चलिए BeX2, MgX2, X कोई भी हेलोजन, CaX2 और SrX2। अब सब में +2 +2 +2 +2 चार्ज है, राइट। तो नीचे जाने पर क्या हो रहा है? देखो साइज ऑफ एनायन तो सेम है, साइज ऑफ कैटायन बढ़ रहा है, बेटा मांगे कार स्कूटर। तो साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि नीचे जाने पर कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा होगा, और जितना कम कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, तो नीचे जाने पर आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा होगा। ऐसे ही LiF, LiCl, LiBr और LiI देखो, है ना।
तो अब क्या हो रहा है, अब लिथियम तो सेम है, आप बस किसको देखो, साइज ऑफ एनाइन को, साइज ऑफ एनाइन बढ़ रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ेगा। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर को लोग, कुछ लोग पोलराइजेशन भी बोलते हैं, तो पोलराइजेशन भी बढ़ेगा, बात एक ही है। ठीक है, अगला देखें, NaCl MgCl2 AlCl3, मान लो ऐसे हैं, अब क्या होगा, अब यहाँ पर चार्ज है +3 का, यहाँ पर है +2 का, यहाँ पर है +1 का, तो कुछ सोचना ही नहीं है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर, यानी कि AlCl3 में कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा, NaCl में कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, इसीलिए AlCl3 जो डोमिनेट करता है वो कोवेलेंट नेचर में करता है। AlCl3 आयनिक कंपाउंड नहीं है, AlCl3 एक कोवेलेंट कंपाउंड है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं AlF3, AlCl3 और AlI3 में बताओ, तो आप कहोगे डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज हो रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। मजे की बात है, AlF3 इसीलिए आयनिक होता है क्योंकि उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत कम है, लेकिन ये दोनों प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट ही होते हैं नेचर में। AlF3 आयनिक होता है, लेकिन AlCl3 और AlI3 क्या होते हैं, कोवेलेंट। क्यों? क्योंकि इनका साइज ऑफ एनाइन बड़ा है, इनका पोलराइजेशन अच्छा होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। अगला देखें, AlF3 Al2O3 और Aln, तो Al तो सेम ही है, फ्लोरीन पर होता है -1, ऑक्सीजन पर -2, नाइट्रोजन पर -3, चार्ज बढ़ेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक, अब नोट डालकर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें, कैटायन हैविंग pseudo inert gas configuration, cation having pseudo inert gas configuration, इसको शॉर्ट में कुछ लोग PIG लिख लेते हैं, P मतलब pseudo, I मतलब inert, G मतलब gas, configuration have more covalent character than cation having noble gas configuration। जिनमें स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, जिनमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा। सर ये नोबल गैस तो समझ में आता है कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ये स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जब लास्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ना तो उसको बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा CuCl में Cu किस में है, प्लस में, और Cl किस में, माइनस में। Cu प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आप लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, सही है। तो लास्ट शेल कौन सी है इसमें, लास्ट शेल है आपकी, वैसे तो ये है 4s2 राइट, सॉरी 4s1 3d10, ये होता है ना 4s1 3d10, लेकिन इसमें एक प्लस है, तो एक प्लस हो गया तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया लास्ट शेल से, तो अब लास्ट शेल कौन सी होगी, थर्ड वाली, तो इसमें 2 6 और 10 टोटल कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब Cu प्लस का क्या है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसी Zn2 प्लस का क्या होता है, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 3d मतलब 4s2 तो गया काम से क्योंकि 2 प्लस है, तो 3d में आते हैं आपके 18 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इसलिए CuCl और NaCl में कोई आपसे पूछे तो सारे रूल फेल हो जाएंगे। यहाँ पर चुपचाप आप कह देना कि CuCl का ज्यादा होगा NaCl से, क्योंकि यहाँ पर है पिग दैट इज स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर है Ig दैट इज इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। अब एक बात देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ZnCl2 CdCl2 और HgCl2 में अगर कोई आपसे पूछे कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा, तो आप कहोगे सर देखो एनाइन तो सेम है, कैटाइन के साइज सेम है, अब जन्नत की CD होगी, नीचे जाने पर कैटाइन का साइज जो है वो बढ़ रहा है, और आपने सिखाया था कि कैटाइन का साइज बढ़े तो आयनिक कैरेक्टर बढ़े लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर घटे, तो HgCl2 का कोवेलेंट कैरेक्टर कम होना चाहिए, ZnCl2 का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है और एक्सेप्शन है और रटना है।
ये किसका ऑर्डर है? कोवेलेंट कैरेक्टर का। ये किसका ऑर्डर है? कोवेलेंट कैरेक्टर का। ठीक है, अगली बात करते हैं। जितना ज्यादा मोर द पोलराइजेशन, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, ठीक, पॉसिबिलिटी ऑफ कलर अराइज, उतना ज्यादा कंपाउंड के कलर आने की संभावना है। यानी कि हो सकता है जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कंपाउंड हमारा कलर्ड हो या फिर ब्राइट कलर्ड। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर आएगा एनायन का, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर आएगा इसका मतलब वो उतनी जल्दी एक्साइट होगा, जितनी जल्दी एक्साइट होगा उतनी जल्दी वापस आएगा, उतनी जल्दी रे निकालेगा अपने अंदर से, और हो सकता है वो रे विजिबल रीजन में फॉल कर जाए। जैसे ZnS, CDS और HGS की बात करूं अगर मैं, ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था डाउन द ग्रुप क्या होता है, आपका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक, इसीलिए ZnS होता है नेचर में व्हाइट, कोई कलर नहीं है, व्हाइट कलर है ना। CDS होता है नेचर में येलो, थोड़ा कलर आया, येलो आया, और HGS होता है नेचर में ब्लैक। ये कलर भी याद करने हैं आपको, HGS होता है नेचर में ब्लैक। ऐसे ही देखो SnCl2 और SnI2, कौन ज्यादा कोवेलेंट? आपको हो गया SnI2। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ एनायन बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये होता है नेचर में व्हाइट और ये होता है नेचर में रेड। ऐसे देखो PbCl2 और PbI2, कोवेलेंट कैरेक्टर ये होता है रेड, ये होता है व्हाइट। ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट AgCl, ये होता है व्हाइट, और AgBr होता है पेल येलो, लेकिन AgI होता है खूब बढ़िया येलो। येलो बिल्कुल। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारे आयोडाइड कलर्ड होंगे, ना 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 ना, इट इज नॉट मैंडेटरी, लिख लीजिएगा, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट ऑल आयोडाइड्स विल बी कलर्ड ना। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जितने भी आयोडीन के कंपाउंड होंगे सारे कलर होंगे। जैसे NaI है, CuI है, Ki है, ये सारे के सारे कलरलेस हैं, ये सारे के सारे कलरलेस हैं। तो ये वाली बात कोई जरूरी नहीं है कि आयोडाइड कलर्ड होंगे। लेकिन हाँ, एक बात और जरूरी है, ये बात जरूरी नहीं है लेकिन एक बात पक्की है। क्या? अगर किसी कंपाउंड का आयोडाइड कलरलेस है तो पक्की बात है फ्लोराइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड कलरलेस ही होंगे, ये पक्की बात है। आयोडाइड कलर्ड हो या कलरलेस हो इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन ये पक्की बात है अगर तुमने मुझसे कह दिया कि इस कैटायन का आयोडाइड कलरलेस है तो मैं अपने आप बोल दूंगा कि फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड को दुनिया की कोई ताकत कलर नहीं बना सकती, वो तो कलरलेस होंगे ही होंगे। तो लिख लें, फॉर अ पर्टिकुलर मेटल आयन, फॉर अ पर्टिकुलर मेटल आयन इफ द आयोडाइड इज कलरलेस, कलरलेस का ही दूसरा नाम व्हाइट है, ठीक है ना। इफ द आयोडाइड इज कलरलेस other halides must be colorless. If iodide is colorless, other halides must be colorless. ऐसे ही अगर ब्रोमाइड किसी का कलरलेस है, अगर किसी का ब्रोमाइड कलरलेस है तो पक्की बात है फ्लोराइड और क्लोराइड कलरलेस होंगे। आयोडाइड पता नहीं, कलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये पक्की बात है कि उससे छोटे वाले एनाइन के यानी कि फ्लोराइड और क्लोराइड क्या होंगे? कलरलेस होंगे, श्योर श्योर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जितना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना ही कम मेल्टिंग पॉइंट होगा, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना कम मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि उतना ही कम आयनिक कैरेक्टर होगा। यानी कि आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा समझ सकते हैं। जैसे NaCl और CuCl में कौन जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा? आप कहोगे NaCl का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, CuCl जल्दी मेल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि CuCl मोर कोवेलेंट है और NaCl मोर आयनिक है। तो ये किसके ऑर्डर बता रहा हूं मैं आपको? मेल्टिंग पॉइंट के। NaCl और CuCl में NaCl ज्यादा, KCl और AgCl में KCl ज्यादा। बस समझते चले आप, क्यों? क्योंकि ये स्यूडो इनर्ट गैस है, ये इनर्ट गैस है। SnCl2 और SnCl4 में बताएं तो
SnCl4 में +4 है, SnCl2 में +2 है। मोर चार्ज, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, लेस मेल्टिंग पॉइंट। इसीलिए ये होता है नेचर में सॉलिड, लेकिन ये होता है नेचर में लिक्विड। ऐसे ही PbCl2 और PbCl4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और कुछ बात कर लें। हाँ, कर लेते हैं। जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी पोलर सॉल्वेंट। उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट जैसे पानी, अल्कोहल, इस तरीके से पानी, अल्कोहल, ये सब आपके क्या है? पोलर सॉल्वेंट। तो मैं आपसे पूछूं पानी में Ag2O ज्यादा सॉल्युबल या Ag2S? आप कहोगे ओल्ड स्टाइल से टीपो, नीचे जाने पर एनाइन का साइज बढ़ता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी कि Ag2S ज्यादा कोवेलेंट है, Ag2O कम कोवेलेंट है, तो Ag2O की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। किसमें? पानी में। जब तक कुछ ना कहा जाए, केवल सॉल्युबिलिटी लिखा हो, अंडरस्टूड होता है पानी की बात चल रही है। फेरस हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक वाले का चार्ज ज्यादा है, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, कम सॉल्युबल होगा। किसमें? पानी में। AgF, AgCl और AgBr की बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए, डाउन द ग्रुप कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज, तो AgF ज्यादा सॉल्युबल, AgCl कम, AgBr ज्यादा। और AgF इकलौता हैलाइड है सिल्वर का जो सॉल्युबल होता है पानी में, याद रखिएगा। ये दोनों इनसॉल्युबल होते हैं। AgCl का प्रेसिपिटेट आप लोगों ने सुना होगा, है ना? ये दोनों इनसॉल्युबल होते। लेकिन अगर मैं बात करूं यही एसीटोन में, एसीटोन क्या है? एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। एसीटोन का आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा? प्रोपानोन। प्रोपानोन स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें पूछें तो ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो जितना ज्यादा कोवेलेंट उतना ज्यादा सॉल्युबल। इसीलिए NaI, NaBr, NaCl और NaF ये हो जाएगा ऑर्डर। NaI, NaBr, NaCl एंड NaF। ऐसी KCl और KF में ये हो जाएगा ऑर्डर। KCl और KF में ये हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, तो ये किसका ऑर्डर हो गया? आपका सॉल्युबिलिटी का, सॉल्युबिलिटी का इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कोई भी हो सकता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मैंने एसीटोन ले लिया, आप बेंजीन ले लेते हैं, हेक्सेन ले लेते हैं ना, कोई भी ले लो, इसमें क्या हो जाएगा? ये वाला ऑर्डर हो जाएगा। तो हम लोगों ने रेजोनेंस की बात कर ली, हम लोगों ने फजान्स रूल की बात कर ली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फजान्स रूल तक रखते हैं। इन दोनों टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चंस इनके हम लोग लास्ट क्लास, मतलब अगली क्लास में कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। टाटा, सी यू, बाय बाय।